दिस इज द वे इन विच जर्मनी वाज गोइंग टू बी यूनिफाइड। देखिए बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। या तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, या तो 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, या तो 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। तो इसको आप डिट्टो याद कर लीजिएगा। हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की तैयारी भी बहुत अच्छे से चल रही होगी। क्लास 10th को एंजॉय कर रहे होंगे, इसके साथ साथ क्लास 10th में जो बोर्ड का प्रेशर है उस प्रेशर को भी झेल रहे होंगे। प्रेशर को कम करने का एक तरीका ये है कि आप चीज़ों को समझते जाइए और उसे याद करते जाइए, तब ये प्रेशर आपके ऊपर कम रहेगा। आज की सेशन में हम लोग जर्मनी और इटली का यूनिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। बहुत बड़ा टास्क हम लोगों को मिला है कि हम लोगों को यहाँ पर बैठे बैठे जर्मनी और इटली को यूनिफाइड कर देना है। जिस जर्मनी और इटली को आज आप यूरोपियन कॉन्टिनेंट में देखते हो वो हमेशा से वैसा नहीं था। नेपोलियन बोनापार्ट जब फ्रांस की राजगद्दी पर नहीं बैठा था, उससे पहले जो जर्मनी है, जर्मनी के पास 300 वहाँ पर छोटे छोटे राज्य हुआ करते थे। फिर नेपोलियन बोनापार्ट फ्रांस की राजगद्दी पर बैठता है और यूरोप के अलग अलग हिस्सों में वो सुधार करता है, और इसी सुधार का रिजल्ट ये होता है कि जिस जर्मनी के पास 300 छोटे छोटे राज्य थे, वहाँ पर 39 स्टेट का राज्य का एक संघ बना दिया गया। नेपोलियन ने क्या किया? 300 स्मॉल किंगडम को कन्वर्ट कर दिया 39 स्टेट्स ऑफ कन्फेडरेशन में, संघ में। तो नेपोलियन के बाद फिर जर्मनी वाले रीजन में 39 स्टेट्स हैं। उसके बाद 1830 में रिवॉल्यूशन हुआ है, जुलाई रिवॉल्यूशन जिसको हम लोग कहते हैं। इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत फ्रांस से हुई, फिर यूरोप के अलग अलग हिस्सों में होता है। तो इसका इम्पैक्ट तो जर्मनी वाले रीजन पर नहीं होता है, लेकिन जब 1848 में रिवॉल्यूशन हुआ, इस रिवॉल्यूशन की शुरुआत भी पहले फ्रांस से ही हुई। फिर यूरोप के अलग अलग हिस्सों में लाइक जर्मन रीजन, इटालियन रीजन, प्रोविंसेस ऑफ ऑटोमन एम्पायर, फिर आयरलैंड, पोलैंड पर भी इस रिवॉल्यूशन का इम्पैक्ट हुआ। और फिर हम लोग केस स्टडी भी किए थे कि 1848 में जर्मन वाले रीजन में क्या हुआ था कि 831 जो रिप्रेजेंटेटिव थे जर्मन स्टेट के अलग अलग रीजन से, वो फ्रैंकफर्ट सिटी में आते हैं और वहाँ पर फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट बनाते हैं और एक कॉन्स्टिट्यूशन भी ड्राफ्ट करते हैं। और जो उस समय उस जर्मन रीजन में जो सबसे बड़ा प्रोविंस था, वो सबसे बड़ा प्रोविंस पर्शिया था। तो पर्शिया के जो राजा थे उस समय जो रूल कर रहे थे, वो फ्रेडरिक विलियम 4 रूल कर रहे थे। फ्रेडरिक विलियम 4 वहाँ पर रूल कर रहे थे। अगर इनका टाइम पीरियड की बात कर लिया जाए तो 1840 से 61 है। तो 1848 में लगभग इतने रिप्रेजेंटेटिव जर्मन रीजन के अलग अलग हिस्सों से आते हैं और पर्शिया के राजा फ्रेडरिक विलियम 4 को बोलते हैं कि देखिए हम लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की के थ्रू आप क्या कीजिए, पूरे जर्मन रीजन का राजा बन जाइए, मतलब जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया जाए। लेकिन फ्रेडरिक विलियम 4 कहते हैं कि नहीं, मुझे इसका पार्ट नहीं बनना है, मतलब वो रिजेक्ट कर देते हैं। वो इस प्रपोजल को रिजेक्ट कर देते हैं। इसके साथ साथ वो दूसरे राजाओं का सपोर्ट लेते हैं और सपोर्ट लेकर इन सारे रिप्रेजेंटेटिव को मारकर भगा देते हैं। तो जो पहला प्रयास किया गया जर्मनी को यूनिफाइड करने के रिगार्डिंग, वो पहला प्रयास 1848 में किया गया। किसके द्वारा किया गया? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के द्वारा किया गया। 1848 में फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट अपना पूरी तरह से प्रयास करता है कि जर्मनी को यूनिफाई किया जाए अंडर लीडरशिप ऑफ किंग फ्रेडरिक विलियम 4। राजा फ्रेडरिक विलियम 4 जो पर्शिया के राजा थे, उनके लीडरशिप में
फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के द्वारा प्रयास किया गया कि जर्मनी को यूनिफाइड किया जाए, लेकिन ये क्या हो गया, फेल हो गया। उस समय जर्मनी यूनिफाइड नहीं हो पाया। जिस समय पर्शिया के राजा कौन थे, फ्रेडरिक विलियम फोर थे। फिर फ्रेडरिक विलियम फोर का 1861 में डेथ हो जाता है। तो डेथ के बाद कैसर विलियम फर्स्ट, ठीक है ना, कैसर विलियम फर्स्ट पर्शिया के राजा बनते हैं और इनका जो टाइम पीरियड है 1861 से 88 है। ये इन्हीं के चचेरा भाई हैं। फ्रेडरिक विलियम फोर के चचेरे भाई कैसर विलियम फर्स्ट पर्शिया के राजा बनते हैं। और राजा बनने के बाद देखिए, फ्रेडरिक विलियम फोर जर्मनी को यूनिफाइड करना नहीं चाहते थे, लेकिन जो कैसर विलियम फर्स्ट हैं वो जर्मनी को यूनिफाइड करना चाहते हैं। और कैसर विलियम फर्स्ट का एक चीफ मिनिस्टर हैं और चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है, बिस्मार्क है, ऑटो ओन बिस्मार्क। आपको बुक में नाम दिया गया है, दैट इज ऑटो ओन बिस्मार्क, ठीक है ना। तो कैसर विलियम फर्स्ट के जो चीफ मिनिस्टर बिस्मार्क हैं, बिस्मार्क को बोलते हैं कैसर विलियम फर्स्ट कि देखिए भैया, थोड़ा जर्मनी को यूनिफाइड किया जाए, एक बहुत बड़ा हिस्सा अगर होगा, अगर उस पर हम राज करेंगे तो थोड़ा अलग लेवल का मजा आएगा, तो थोड़ा आप यूनिफाइड कीजिए। चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क बोला कि क्यों नहीं महाराज, आप जो बोल रहे हैं वाकई ये चीज़ होगा, आप सब्र रखिए, हम ये चीज़ जो है आपके लिए कर कर दिखाएंगे, आपके लिए ये चीज़ हम करेंगे। तो पर्शियन चीफ मिनिस्टर ऑटोमन बिस्मार्क है, वो एक उद्देश्य रखते हैं कि क्या भाई, जर्मनी को यूनिफाइड करना है विद द हेल्प ऑफ पर्शियन आर्मी एंड पर्शियन ब्यूरोक्रेसी। किसके हेल्प से, तो पर्शियन आर्मी का हेल्प लेते हुए, पर्शियन ब्यूरोक्रेसी का हेल्प लेते हुए वो अपना उद्देश्य रखते हैं कि हम जर्मनी को क्या करने जा रहे हैं, यूनिफाइड करने जा रहे हैं। और उसके बाद जो ऑटोमन बिस्मार्क हैं 3 लड़ाई लड़ते हैं, किसके अगेंस्ट, ऑस्ट्रिया के अगेंस्ट, डेनमार्क के अगेंस्ट और फ्रांस के अगेंस्ट। और ये जो वार है कितने सालों तक चलता है, 7 सालों तक चलता है। और फाइनली इस वार में विजय किसको प्राप्त होता है, पर्शिया को प्राप्त होता है। डैट इंडेड विथ पर्शियन विक्ट्री, पर्शिया की विक्ट्री हो गई एंड कंप्लीटेड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। और यहाँ पर जर्मनी की क्या हो गई, यूनिफिकेशन हो गई, जर्मनी को यूनिफाइड कर दिया गया। लेकिन एक फाइनल यूनिफिकेशन अभी भी बचा हुआ था। रीजन तो मर्ज कर लिए गए, पर्शिया के आसपास जो भी क्षेत्र थे उन सारे क्षेत्रों को ऑटोमन बिस्मार्क अपने आर्मी का हेल्प लेते हुए सारे क्षेत्र को जो है से कि आपस में मिला दिया। लेकिन एक उद्घोषणा करना बेहद ज़्यादा ज़रूरी था ताकि यूरोप में रहने वाले सभी लोगों को पता चल सके कि देखिए भैया, जर्मनी एक नया नेशन स्टेट बन चुका है। और वो फाइनल यूनिफिकेशन कब हुआ कि 18 जनवरी 1871 को। क्या बोला गया कि 18 जनवरी 1871 को एक असेंबली है। इस असेंबली में कौन कौन है, प्रिंसेस ऑफ जर्मन स्टेट, जर्मन स्टेट के राजकुमार हैं, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ आर्मी, आर्मी के रिप्रेजेंटेटिव हैं, और इम्पोर्टेंट पर्शियन मिनिस्टर हैं जिसमें ऑटोमन बिस्मार्क भी शामिल हैं। वो क्या करते हैं, डिक्लेयर करते हैं नए जर्मनी एम्पायर को, एंड दैट इज हेडेड बाय कैसर विलियम फर्स्ट ऑफ पर्शिया। और ये कहाँ पर डिक्लेयर करते हैं, देखिए आपके बुक में दिया गया है, पैलेस ऑफ वर्साय। वर्साय का जो राजमहल था, जो वर्साय का राजमहल कहाँ है, फ्रांस में है, वहाँ पर जाकर ये लोग डिक्लेयर करते हैं, उद्घोषणा करते हैं कि देखिए ये एक नया जर्मन एम्पायर है। अब चीज़ें लगभग पूरे यूरोप के लिए
तय हो चुका था कि जर्मनी एक नया नेशन स्टेट बन चुका है। ठीक है, उसके बाद ये जो नया जर्मन स्टेट बना है किन चीज़ों पर जो है इम्फेसाइज कर रहा है, किन चीज़ों को सुधार कर रहा है, तो करेंसी को मॉडर्नाइज कर रहा है, बैंकिंग सिस्टम को मॉडर्नाइज कर रहा है, लीगल हो गया, और जुडिशियल सिस्टम को मॉडर्नाइज करने का काम कर रहे हैं। तो ये मतलब दिस इज द वे इन विच जर्मनी वाज गोइंग टू बी यूनिफाइड। देखिए बोर्ड में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। डिस्क्राइब द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। या तो 2 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, या तो 3 नंबर में क्वेश्चन आएंगे, या तो 5 नंबर में क्वेश्चन आएंगे। तो इसको आप डिट्टो याद कर लीजिएगा। ठीक है, अब जर्मनी की यूनिफिकेशन तो हो गई, अब हम लोग इटली के यूनिफिकेशन को डिस्कस कर लेते हैं। जर्मनी को यूनिफाइड करने के बाद अब हम लोग इटली को यूनिफाइड कर लेते हैं। ये वो टाइम पीरियड है जिस टाइम पीरियड में इटली को यूनिफाइड किया गया। और यहाँ पर ये बोला गया कि 19th सेंचुरी के मिडल में इटली वाज डिवाइडेड इनटू 7 स्टेट्स। 19th सेंचुरी के मिडल में जो इटली था वो 7 स्टेट में डिवाइडेड था। आउट ऑफ विच ओनली 1 स्टेट सार्डिना पीडमोंट वाज रूल्ड बाय द इटालियन प्रिंसली स्टेट, जिसमें से मात्र एक स्टेट सार्डिना पीडमोंट ही है जिस पर इटली के राजकुमार का शासन है। वो राजकुमार कौन है? तो विक्टर इमैनुअल सेकेंड है। अभी कुछ देर बाद इनकी चर्चा की जाएगी। तो यहाँ पर ये बोला गया कि 19th सेंचुरी के मिडल में इटली 7 स्टेट में डिवाइडेड है और इस 7 स्टेट में से मात्र एक स्टेट सार्डिना पीडमोंट ही है जिस पर शासन इटली के राजकुमार का है। जो नॉर्थ वाला पार्ट है, नॉर्थ वाला पार्ट किसके अधीन है? ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग के अधीन है। नॉर्थ वाज रूल्ड बाय द ऑस्ट्रियन हैब्सबर्ग। सेंटर वाज अंडर पोप। सेंटर वाला जो पार्ट है किसके अधीन है? पोप के अधीन है। और जो साउदर्न पार्ट है, साउदर्न पार्ट पर बर्बन किंग शासन कर रहे हैं। और ये जो बर्बन किंग है ये फ्रांस के नहीं है बल्कि स्पेन के हैं। तो आप यहाँ देख रहे हो कि जो इटली है, इटली 7 स्टेट में डिवाइडेड है। अब इस इटली को यूनिफाइड कैसे किया जाएगा, एक कैसे किया जाएगा? तो देखिए, इटली वाज यूनिफाइड इन द फ्लोइंग वेज। इटली को इन तरीकों से, इटली वाज यूनिफाइड इन द फ्लोइंग वेज। यहाँ पर कुछ व्यक्ति का नाम दिया गया है और ये व्यक्ति इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। पहला जो पर्सन है वो गेसिपी मेजिनी है, देन काउंट डिकाउर है एंड देन गेसिपी गैरिबाल्डी है। गेसिपी मेजिनी के बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं। और न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815 के बाद जो टॉपिक द रिवोल्यूशनरीज था, वहाँ पर गेसिपी मेजिनी की चर्चा की गई थी कि वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरी है। इटली में जब वो रिवोल्ट करते हैं तो इसके लिए उनको देश से बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन देश से बाहर निकलने के बाद वो चुप नहीं बैठते हैं बल्कि 2 सीक्रेट सोसाइटी, यंग इटली और यंग यूरोप बनाते हैं। और यंग इटली बनाने का पर्पस उनका ये था कि इटालियन यूनिफिकेशन को वो प्रमोट करे। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया कि वो एक इटालियन रिवोल्यूशनरी हैं जिन्होंने एक सीक्रेट सोसाइटी यंग इटली बनाया था ताकि इटालियन यूनिफिकेशन को प्रमोट कर सके। इसके साथ साथ इटली के रिगार्डिंग एक स्टेटमेंट भी दिए थे कि इटली कुड बी फोर्ज इनटू अ सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक, कि इटली को एक सिंगल यूनिफाइड रिपब्लिक में फोर्ज होना चाहिए, मिल जाना चाहिए, माने एक यूनिफाइड हो जाना चाहिए इटली को। कहने का मतलब ये है। तो जो पहला प्रयास किया गया है, पहला प्रयास गेसिपी मेजिनी के द्वारा किया गया है फॉर द यूनिफिकेशन ऑफ इटली, लेकिन पहला प्रयास सफल नहीं हुआ। पहला प्रयास सफल नहीं हुआ। उसके बाद जो सार्डिना पीडमोंट के जो शासक हैं, रूलर हैं, जिनका नाम अभी क्या बताए थे, विक्टर इमैनुअल सेकेंड, ये यहाँ पर 1849 से 1861 तक रूल करते हैं।
और इनका जो चीफ मिनिस्टर है, चीफ मिनिस्टर का नाम क्या है? काउंट डी काउर। विक्टर इमैनुअल सेकंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? काउंट डी काउर हैं। और ये अपने चीफ मिनिस्टर काउंट डी काउर को कहते हैं कि देखिए थोड़ा इटली को यूनिफाइड करिए, थोड़ा बड़ा रीजन रहेगा तो शासन करने में थोड़ा मजा आएगा। तो काउंट डी काउर कहते हैं जैसी आपकी आज्ञा प्रभु, मैं अपना पूरा प्रयास करूंगा कि इटली को यूनिफाइड कर सकूं। और देखिए चीफ मिनिस्टर जो काउर हैं, लेट द मूवमेंट टू यूनिफाई द नॉर्थ रीजन ऑफ इटली, वो आंदोलन को लीड कर रहे हैं ताकि इटली के नॉर्दर्न पार्ट को क्या कर सके? वो यूनिफाई कर सके। काउंट डी काउर लेड द मूवमेंट टू यूनिफाई द नॉर्थ रीजन ऑफ इटली। और यहाँ पर यह बोला गया कि वो ना तो रिवोल्यूशनरी है न ही डेमोक्रेट है, वो क्रांतिकारी नहीं है और न ही वो डेमोक्रेटिक सिस्टम में बिलीव करते हैं। वो तो सिर्फ और सिर्फ विक्टर इमैनुअल सेकंड का चीफ मिनिस्टर है और विक्टर इमैनुअल सेकंड उनको बोले कि इटली को यूनिफाई कीजिए। वो इटली लैंग्वेज को बहुत अच्छे से बोलना नहीं जानते हैं, बल्कि फ्रेंच लैंग्वेज को बहुत अच्छे से बोलते हैं। यही कारण है कि वो फ्रांस के साथ एक एलायंस बनाते हैं, गठबंधन बनाते हैं। और गठबंधन बनाने के बाद जो ऑस्ट्रियन फोर्सेस इटली के नॉर्थ पार्ट में रूल कर रहा था, उस ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में डिफीट कर देते हैं। बातें समझ में आ रही है? जो काउंट डी काउर है ना तो रिवोल्यूशनरी है ना ही वो डेमोक्रेट है, वो फ्रेंच लैंग्वेज बहुत अच्छे से बोलते हैं। यही कारण है कि फ्रांस के साथ एक एलायंस बनाते हैं और एलायंस बनाने के बाद वो ऑस्ट्रियन फोर्सेस को 1859 में डिफीट कर देते हैं। और इस तरह से जो नॉर्थ रीजन है वो इटली का पार्ट बन गया। तो नॉर्थ रीजन इटली का जो पार्ट बना है उसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले किए हैं? काउंट डी काउर, काउंट डी काउर। ठीक है, अब साउदर्न रीजन की ओर मूव करते हैं। तो साउदर्न रीजन को इटली में मर्ज करने में जो इंपॉर्टेंट रोल है वो गिउसेप्पे गैरिबाल्डी का है। एक प्रोमिनेंट पर्सनालिटी है इन द यूनिफिकेशन ऑफ इटली। 1860 में 1860 में दे मार्च इनटू साउथ इटली, साउथ इटली में वो मार्च करते हैं एंड सक्सीडेड विद द सपोर्ट ऑफ लोकल पीजेंट। और लोकल पीजेंट का सपोर्ट लेते हुए जो वहाँ पर स्पेनिश रूलर था, उस स्पेनिश रूलर को डिफीट कर कर मार कर भगा दिए। गिउसेप्पे गैरिबाल्डी साउथ इटली की ओर मार्च किए 1860 में और वहाँ पर जो स्पेनिश रूलर रूल कर रहा था उसको मारकर भगा दिए। और इस तरह से साउथ रीजन भी इटली का पार्ट बन गया। तो आप लोगों को लग रहा होगा कि जो सेंटर वाला पार्ट जिस पर पोप रूल कर रहा था वो कैसे इटली का पार्ट बना, उसकी चर्चा तो यहाँ पर किया गया नहीं है, बुक में भी आपका नहीं है। तो वो जो है एक सोर्स बेस्ड जो दिया हुआ है यहाँ पर बताया गया है कि जिस रीजन पर पोप शासन कर रहा था तो वो तो देने से मना कर देते हैं कि नहीं, हम इटली का पार्ट नहीं बनना चाहते हैं। तो बहुत मान मनोवल उनका चला और जो पोप थे फाइनली रेडी हुए और जो इटली के जो राजा थे वो बोले कि ठीक है, आपका जो पापल स्टेट माने रोम के आसपास जो एरिया है वहाँ पर आपका ही चलेगा, आप जैसा कहिएगा वैसा ही मतलब होगा। ओवरऑल कुछ चीज़ें जो है वो हमको दे दीजिए, लाइक डिफेंस हमको दे दीजिए, एडमिनिस्ट्रेशन हमको दे दीजिए, बाकी आपका भी नियम कानून यहाँ पर चलेगा। तब इस टर्म एंड कंडीशन पर पापल स्टेट में जो पोप रूल कर रहे थे वो बाद में जो है इटली का पार्ट बनते हैं। उससे पहले यहाँ ये बोला गया कि 1861 में विक्टर इमैनुअल सेकंड को यूनाइटेड इटली का राजा डिक्लेयर किया गया। लेकिन पापल स्टेट जो है वो इटली का पार्ट कब बना है? 1870 में बना है। पापल स्टेट 1870 में पढ़ लीजिएगा, यहाँ सोर्स में दिया हुआ है। 1870 में जो है पापल स्टेट इटली का पार्ट बना था। लेकिन 1861 में ही विक्टर इमैनुअल सेकंड को यूनाइटेड इटली का
किंग डिक्लेयर कर दिया गया था कि चलिए भाई पूरे इटली का जो राजा है वो विक्टर इमैनुअल सेकेंड है। तो दिस इज द वे इन विच इटली वाज गोइंग टू बी यूनिफाइड।